हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान के नागरिक शास्त्र, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्याय संख्या 5 न्यायपालिका, जिसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन आज हम लेकर के आए हैं, जिसका सॉल्यूशन ये है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आप पढ़ चुके हैं कि कानून को कायम रखना और मौलिक अधिकारों को लागू करना न्यायपालिका का एक मुख्य काम होता है। आपकी राय में इस महत्वपूर्ण काम को करने के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना क्यों जरूरी है? तो आंसर लिखेंगे हम, कानून को बनाए रखने और मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कार्यों को पूरा करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका आवश्यक है। इसका इरादा न्यायिक प्रक्रिया को बाहरी प्रभावों से बचाना और किसी भी कारण से अदालत जाने वाले सभी व्यक्तियों को पूर्ण कानूनी सुरक्षा प्रदान करना है। यदि किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह अदालतों का दरवाज़ा खटखटा सकता है। यदि संसद द्वारा पारित कोई कानून किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका के पास ऐसे कानूनों को अमान्य घोषित करने की शक्ति है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2 है, अध्याय 1 में मौलिक अधिकारों की सूची दी गई है, उसे फिर से पढ़ें। आपको ऐसा क्यों लगता है कि संवैधानिक अधिकारों का अधिकार न्यायिक समीक्षा के विचार से जुड़ा हुआ है? तो आंसर लिखेंगे, अदालतों के फैसलों की न्यायिक समीक्षा तब की जाती है जब अदालत द्वारा दिया गया फैसला किसी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन करता है। संविधान में हर नागरिक को समान अधिकार हैं और किसी के भेदभाव नहीं किया जा सकता। यदि कोई उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी पहले भी के निर्णयों की समीक्षा के लिए स्वतंत्र हैं। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 3 की तरफ। नीचे तीनों स्तरों के न्यायालय को दर्शाया गया है। प्रत्येक के सामने दिए गए उच्च न्यायालय के सुधा गोयल के मामले में क्या फैसला दिया गया था? अपने जवाब को कक्षा के अन्य विद्यार्थियों द्वारा दिए गए जवाब के साथ मिलाकर देखो। तो पहला है, निचली अदालत। निचली अदालत ने सुधा के पति, सास और जेठ को दोषी माना और उन्हें मौत की सज़ा सुनाई थी। उच्च न्यायालय 1983 में तीनों आरोपियों ने निचली अदालत के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए फैसला सुनाया कि सुधा के पति और अन्य लोग निर्दोष थे, उन्हें मुक्त कर दिया गया। फिर आता है सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद उच्च न्यायालय के खिलाफ इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए कहा कि सुधा के पति और उसकी मां दोषी थे और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी। कोर्ट ने जीजा साले को मुक्त कर दिया। अगला प्रश्न संख्या 4 है, सुधा गोयल मामले को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए बयानों को पढ़िए। जो वक्तव्य सही हैं उन पर सही का निशान लगाएं और जो गलत है उनको ठीक से कीजिए। तो पहला है क, आरोपी इस मामले को उच्च न्यायालय लेकर गए क्योंकि वे निचली अदालत के फैसले से सहमत नहीं थे। यह कथन सही है। अगला है, वे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में चले गए थे। यह कथन गलत है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अंतिम होता है, इसके खिलाफ कोई न्यायालय किसी न्यायालय में नहीं जा सकता। अगला है, अगर आरोपी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो दोबारा निचली अदालत में जा सकते हैं। यह कथन गलत है। नहीं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद उच्च न्यायालय या निचली अदालत में नहीं जा सकते। प्रश्न संख्या 5 है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1980 के दशक में शुरू की गई जनहित याचिका की व्यवस्था सबको इंसाफ दिलाने के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम थी? तो आंसर लिखेंगे, 1980 के दशक की शुरुआत में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए एक जनहित याचिका, जिसे PLI भी कहा जाता है, का एक स्वतंत्र तंत्र तैयार किया था। इसमें किसी भी व्यक्ति या संगठन को उन लोगों की ओर से उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने की अनुमति थी जिनके अधिकारों का उल्लंघन किया गया था। कानूनी प्रक्रिया को बहुत सरल बनाया गया और यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को संबोधित एक पत्र या टेलीग्राम को भी जनहित याचिका के रूप में माना जा सकता था। शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिलाया गया। बंधुआ मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने और बिहार में सजा काटने के बाद भी रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका का ऐसा इस्तेमाल किया गया था। अगला है प्रश्न संख्या 6, ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम मुकदमे में दिए गए फैसले के अंशों को दोबारा पढ़िए। इस फैसले में कहा गया है कि आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है। अपने शब्दों में लिखिए, इस बयान से जजों का क्या मतलब था? तो आंसर लिखेंगे, ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम मामले में न्यायाधीशों ने कहा कि
आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा था। उन्होंने कहा कि जीवन का मतलब केवल एक जानवर का अस्तित्व नहीं है, आजीविका के साधन के बिना इसका निर्वाह नहीं किया जा सकता। उपयुक्त मामले में लोग गरीब थे और झुग्गियों में रहते थे, उनके पास छोटी नौकरियां थी और रहने के लिए कोई अन्य जगह नहीं थी। उनके लिए उनकी झुग्गी से बेदखल करने का मतलब उनकी आजीविका से वंचित होना है, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन से वंचित होना पड़ता है। इस तरह न्यायाधीशों ने जीवन के अधिकार को किसी भी आजीविका की बुनियादी आवश्यकताओं यानी भोजन, कपड़ा और आश्रय से जोड़ दिया। अगला है प्रश्न संख्या 7, इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल। इस विषय पर एक कहानी बनाइए। तो आंसर लिखेंगे, इंसाफ पाना हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार होता है। इसके लिए वह कुछ भी कर सकता है, किसी भी न्यायालय की शरण ले सकता है। लेकिन आजकल इतने मुकदमे दर्ज और खून खराबा बढ़ रहा है कि किसी न किसी इंसान को इंसाफ देर से मिलता है। डकैत फूलन देवी ने 1981 में बेहमई में 22 लोगों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी थी। फूलन देवी के खिलाफ राज्य सरकार ने मुकदमे वापस ले लिए और 11 साल जेल में भुगतकर फूलन न सिर्फ बाहर आ गई बल्कि सांसद भी बनी। हालांकि बाद में उनकी हत्या हो गई। बेहमई कांड और फूलन देवी की हत्या का मुकदमा देश की अलग अलग अदालतों में विचाराधीन है। हमारे यहाँ तंत्र फेल होने में सिर्फ जांच एजेंसियां जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि धीमी न्याय प्रणाली भी कम जिम्मेदार नहीं होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, अगले पन्ने पर शब्द संकलन में दिए गए प्रत्येक शब्द से वाक्य बनाइए। पहला है बरी करना। अगर किसी पर कोई मुकदमा चल रहा हो और उस पर लगे आरोपों से वह मुक्त हो जाए तो उसे बरी करना कहते हैं। अपील करना, किसी न्यायालय के द्वारा सुनाया गया फैसला अगर किसी व्यक्ति को सही ना लगे तो वह उससे उच्च न्यायालय में जाकर उस फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है। मुआवजा, किसी प्रकार की क्षति की भरपाई के लिए दिए जाने वाले पैसे को मुआवजा कहते हैं। बेदखली, किसी ज़मीन, घर, संपत्ति पर जब किसी का अधिकार नहीं रहता तो उसे बेदखली करना कहते हैं। उल्लंघन, बनाए गए नियमों का पालन न करना उल्लंघन कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, यह पोस्टर भोजन के अधिकार अभियान द्वारा बनाया गया है। इस पोस्टर को पढ़कर भोजन के अधिकार के बारे में सरकार के दायित्वों की सूची बनाइए। इस पोस्टर में कहा गया है कि भूखे पेट भरे गोदाम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस वक्तव्य में पृष्ठ 61 पर भोजन के अधिकार के बारे में दिए गए चित्र पर निबंध से मिलाकर देखिए। आंसर लिखेंगे, हर व्यक्ति को जीवन का अधिकार है, लेकिन जीवन जीने के लिए भोजन आवश्यक होता है। अगर किसी व्यक्ति को खाना ही नहीं मिलेगा तो वह मर जाएगा। भूखा मरता व्यक्ति कोई भी गलत चीज़ करने के लिए तैयार रहता है। इससे समाज में असामाजिक तत्व पैदा होते हैं। सरकार जो भी उन सभी व्यक्तियों के लिए कोई न कोई योजना बनाए, उन्हें रोजगार भत्ता, खाद्य पदार्थ देने चाहिए। इस प्रकार आज का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। और हाँ स्टूडेंट, यदि आपको इसका ये PDF चाहिए तो आप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से वेबसाइट पर जाकर के इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसीलिए इसे होमवर्क के रूप में कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।